हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत सही होंगे। आज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इनवॉइस चैप्टर जो आपका है इनवॉइस अंडर जीएसटी। बेसिकली अगर आप मॉड्यूल या कहीं और से चैप्टर देखोगे तो ऐसा है, पार्ट 1 इनवॉइस है, पार्ट 2 ई वे बिल है। करेक्ट है, ई वे बिल का अलग रिवीजन है, इनवॉइस का अलग रिवीजन है। इनवॉइस में दो पार्ट है, एक है नॉर्मल बहुत सारी टाइप के इनवॉइस है और एक है ई इनवॉइसिंग। ई इन्वॉइसिंग का जो एक रेगुलर 1 घंटे का कुछ लेक्चर है वो मैं पूरा अटैच करने वाला हूँ आपके लिए मैराथन में। यहाँ पे ये वीडियो में हम सिर्फ इन्वॉइस रिवाइज करेंगे और ई इन्वॉइस का अलग वीडियो डाल दूंगा, दैट विल बी मच हेल्पफुल, या फिर इसमें अटैच कर दूंगा जो भी सही लगेगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे आपका इन्वॉइस हो जाएगा और ई वे बिल के रिलेटेड अलग आधे घंटे का 40 मिनट का हम क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले सेक्शन 30 तक क्या था सर? 30 तक था पहले शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्शन। सेक्शन 1 2 डेफिनेशन था, 3 से 6 कुछ नहीं था, मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव नहीं है। 7 सप्लाई, 8 कंपोजिट मिक्स सप्लाई, 9 आपका चार्जिंग सेक्शन, 10 कंपोजिशन लेवी, 11 एग्जम्पशन, 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 13 सर्विसेज, 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, 16 आपका 16 से लेकर 21 बेसिकली आईटीसी है। 22 से रजिस्ट्रेशन चालू होता है आपका, अराउंड 30 तक जाता है और 31 से आपका इन्वॉइस चालू हो जाता है, जो कि सेक्शन 31 बोलता है कि इन्वॉइस इश्यू करने का डेट क्या होना चाहिए। तो देखो, गुड्स के केस में बड़ा ही सिंपल है। अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जाएगा, तो रिमूवल टू द रिसिपिएंट जब होगा वो डेट क्या माना जाएगा, वहां तक आपको इन्वॉइस इश्यू कर देना है। अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब वो मूव नहीं हो सकता गुड्स, तो डिलीवरी जब आप कर रहे हो या मेकिंग गुड्स अवेलेबल, मतलब वो बंदा आके लेने जा रहा है, वो टाइम पे आपका क्या मान लिया जाएगा, उस दिन तक आपको इनवॉइस इश्यू करना है। लेके नहीं जा रहा है मतलब क्या है, समझो आप कारपेंटर हो, आपने उसकी जगह पे जाके ही वो चीज़ बना दी है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में आप पहले यहाँ पे नीचे एग्जांपल देख लीजिए, आप उस दिन भी इनवॉइस इश्यू कर सकते हो, उससे पहले भी कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो, पर बाद में मैक्सिमम 30 डेज तक कर सकते हो। पर अगर आप बैंक हो, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, एनबीएफसी हो, तो ये लोग हो, तो आप 45 डेज तक क्या कर सकते हो, इनवॉइस इश्यू कर सकते हो। ये नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हो, ओनली एट ₹500 आपको हार्ड कॉपी बुक घर पे मिल जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ताकि सबसे मतलब आपको सबके लिए अफोर्डेबल हो सके और आप इजीली क्या कर सको, रिवाइज कर सको। हर चैप्टर का रिवीजन यूट्यूब पे मिल जाएगा, सो इट विल बी हेल्पफुल। चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। अगर आप कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, मतलब गुड्स का कंटिन्यूस सप्लाई, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे न्यूज़पेपर आ रहा है, तो जब सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या सक्सेसिव पेमेंट ऑफ इन्वॉल्व है, तो जो पहले चीज है वहां तक आपको क्या करना है, इनवॉइस इश्यू कर देना है। फिर गुड्स अगर सेंट ऑन अप्रूवल सेल और रिटर्न बेसिस पे बिकते हैं, मतलब आप अभी गुड्स दे देते हो, अभी बिके नहीं है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या वो रिजेक्ट करेगा, तो वो केस में जब आपका सप्लाई हो चुका है वो ले लो डेट, और दूसरा 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल ले लो, दोनों में से अर्लियर पीरियड है वहां तक आपको इनवॉइस इश्यू कर देना है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होता है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस देखो बड़ा ही सिंपल सर चीज है, इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको फॉर एग्जाम्पल गैस लाइन मिल रहा है, जो सिलेंडर की जगह जो गैस लाइन आया ना, वो क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई आपको मिल रहा है। तो इस केस में इनवॉइस कैसे इश्यू होगा? तो अगर डेट ऑफ पेमेंट फिक्स है कि इस दिन तक पेमेंट करना है, तो वही जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है वो वहां तक इनवॉइस इश्यू कर दो। अगर डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल नहीं है तो इनवॉइस इश्यू होगा बिफोर और एट टाइम ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट, मतलब जो सप्लायर है जो सर्विस दे रहा है उसको जब पेमेंट मिल गया है उससे पहले या उस दिन तक उसको क्या करना है, इनवॉइस इश्यू कर देना है। तीसरा, अगर पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं सीए फाइनल पढ़ाता रहा हूँ, 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, 40,000 फीस है, फर्स्ट इवेंट कंप्लीट होगा तो 10,000 पेमेंट करना है, तो ये फर्स्ट इवेंट हो गया, यहाँ तक एक इनवॉइस आ जाएगा, सेकंड पेमेंट हो गया, यहाँ तक दूसरा इनवॉइस आ जाएगा, थर्ड पेमेंट हो गया, यहाँ तक तीसरे, समझ रहे हो, वैसा इनवॉइस इश्यू कर देना है। अगर आपने क्या किया है, सर्विस सप्लाई कर रहे थे और वो बीच में सीज हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, मतलब अभी क्या नहीं कर सकते आप सप्लाई वो सर्विसेज का, तो वो केस में इनवॉइस आपको जितना तक आपने सर्विस दे दिया है उतना आपको क्या कर देना है, इश्यू कर देना है बिफोर सच सेशन। मतलब समझो 1 लाख का सर्विस था, 50,000 हो चुका है, 50,000 नहीं हुआ है, 50,000 हो चुका है, 50,000 नहीं हुआ है, तो यहां तक आपको क्या कर देना है, इनवॉइस इश्यू कर देना है। इज इट क्लियर? यस।
यहाँ तक अभी हो गया। अभी अपन नॉर्मल, ये मैंने टाइम ऑफ सप्लाई में भी रिवाइज कराया था, मुझे पता है, बट फिर भी ये इनवॉइस चैप्टर का पार्ट है तो वापस एक बार करा दिया है, सो आपको ग्रिप रहे। अभी हम लोग अलग में भी आ जाते हैं। वो ऊपर इनवॉइस का ही पार्ट था बट वो टाइम ऑफ सप्लाई में दिया हुआ था। दो डेफिनेशन समझना जरूरी है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें समझना मतलब ये लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हो, एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं। पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में ऐसी सर्विस कवर होगी जो 3 महीने से ज़्यादा क्या होती है, दी जाती है, ये बस ध्यान रखना। टैक्स इनवॉइस पे आते हैं। टैक्स इनवॉइस में क्या लिखा है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगा, ऑलरेडी हम लोग ने अभी रिवाइज कर लिया है। HSN रिक्वायरमेंट हम रिटर्न फाइलिंग में रिवाइज कर देंगे। मैनर ऑफ इश्यू द इनवॉइस, आपका इनवॉइस कैसे इश्यू होगा, तो गुड्स के केस में ट्रिप्लिकेट कॉपी में इश्यू होगा और सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट कॉपी में इश्यू होगा। जो ओरिजिनल कॉपी है गुड्स के केस में वो रिसिपिएंट को मिलेगा क्योंकि उसको ITC वगैरह लेना होता है। डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर को मिलेगा क्योंकि वो ई-वे बिल वगैरह जनरेट करता है। रास्ते में कोई पूछेगा वो ऑफिसर वगैरह किसका सामान है, कहाँ लेके जा रहे हो, तो कॉपी होना चाहिए। और ट्रिप्लिकेट कॉपी खुद सप्लायर रखेगा। बट सर्विसेज के केस में ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट के पास जाएगा, डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के पास आएगा। सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस जो है वो क्या होंगे, GSTR1 वगैरह में डाले जाएंगे, वो अपने को पता है, रिटर्न फाइलिंग में देखेंगे क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे टैक्स इनवॉइस में। तो सबसे पहले नाम, एड्रेस और GST नंबर सप्लायर का। दूसरा, सीरियल नंबर होना चाहिए, इनवॉइस का कुछ तो होगा, करेक्ट है, पर 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स यूज़ कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो जैसे हाइफन, डैश, स्लैश, और इनका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। हर साल के लिए यूनिक होना चाहिए, पर ये मतलब नॉर्मल आपको 16 से ज़्यादा नहीं करना है। तीसरा, डेट ऑफ इश्यू, आप किस डेट पे इनवॉइस इश्यू कर रहे हो, HSN कोड क्या होगा और डिस्क्रिप्शन क्या होगा गुड्स का, ये पता होना चाहिए। क्वांटिटी पता होनी चाहिए, उसकी रेट पता होनी चाहिए, तो टोटल वैल्यू आ जाएगा तो टैक्सेबल वैल्यू देखो कितना है, उसके ऊपर टैक्स कितना आएगा वो देख लो। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर डिलीवरी के एड्रेस से अलग है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन होना चाहिए, उसके साथ आपका सिग्नेचर या DAC वगैरह के जैसे भी आप क्या करते हो, ऑथोराइज सिग्नेचर कर साइन करते हो, उस हिसाब से साइन होना चाहिए। और अगर आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, ये 10वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए नेम, एड्रेस एंड GST नंबर और UIN ऑफ रिसिपिएंट, जो भी उसका डिटेल है वो लिख दो। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो क्या करने का, तो देखने का कि वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। उससे कम है तो रिसिपिएंट बोल सकता है कि हाँ भाई मेरा डिटेल लिख दो, पर ज़रूरी नहीं है। बट अगर 50,000 से ज़्यादा है तो नेम, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट और उसका डिलीवरी एड्रेस, स्टेट नेम एंड कोड क्या करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा। और अगर आपका ई-इनवॉइसिंग है तो आपको QR कोड हैविंग एम्बेडेड IRN क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्या है, ई-इनवॉइसिंग के बारे में है। तो ई-इनवॉइसिंग का ये जब लेक्चर, ये पूरा इनवॉइस के जितने भी पार्ट है खत्म हो जाएंगे, उसके बाद प्रॉपर ई-इनवॉइसिंग का इन डिटेल अच्छे से समझाया हुआ लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा अजीब सा भी है, अगर आपको नहीं आता तो वहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आते हैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है, समझो इस डेट आप क्या हुए, लाइबल हुए GST रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। विद इन 30 डेज आपको क्या करना था, एप्लीकेशन करना था, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एप्लीकेशन कर दिया। तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, ये ही हो गया। अब आपको रजिस्ट्रेशन मिला ये डेट पे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने में तो टाइम लगेगा ना, हाँ जी। तो ये पहले क्या था, पहले जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, मतलब इससे पहले तो आप ये पीरियड में क्या नहीं थे, रजिस्टर्ड थे ही नहीं, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं था, तो आप इनवॉइस तो इश्यू करते नहीं थे, बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करते थे। तो अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुम रजिस्टर्ड बन गए, तुम यहाँ से क्रेडिट तो लोगे ही, तो यहाँ से हमें टैक्स भी दो। तो तुम बोलोगे टैक्स कैसे दे, इनवॉइस तो पहले ही इश्यू हो चुका है। तो गवर्नमेंट ने बोला अब तुम यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करो, रिवाइज इनवॉइस पढ़ो, रिवाइज इनवॉइस क्या करो, इश्यू करो, ठीक है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में इश्यू अ रिवाइज इनवॉइस इश्यू, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपने ऑलरेडी इनवॉइस इश्यू की है तो वो लोग करेंगे। टाइम लिमिट क्या होगा, 1 महीना फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। चौथे में पूरा इन डिटेल जो मैंने अभी तक बोला वो लिखा है, और 5वें में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, करेक्ट है। 6 इंपॉर्टेंट है कि आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इश्यू कर सकते हो, मतलब पूरा एक एक नहीं करना है, एक साथ कर दो। तो अगर आप ऑल टैक्सेबल सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहे हो फॉर द
सच पीरियड, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हो कंसोलिडेटेड। हाउएवर इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब इंट्रा में तो कर ही सकते हो, इंटर की बात करें तो आपको देखना है अमाउंट 2,50,000 से ज़्यादा है या 2,50,000 से कम है। अगर 2,50,000 से ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते, 2,50,000 तक है तो आप कर सकते हो। पर्टिकुलर्स क्या होंगे, बाकी ये 0.1 2 8 9 10 जो ऊपर थे वही सेम रहेंगे, बट सीरियल नंबर और डेट जो रिवाइज इनवॉइस के रिलेटेड पहले जो करस्पॉन्डिंग उसका इनवॉइस था ना, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं सेक्शन 31(3)(b). नो टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड इफ, आपको कोई टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपका 200 रुपए से क्या है, कम है वैल्यू सप्लाई का, रिसिपिएंट सामने वाला अनरजिस्टर्ड है और उसको कोई तरीके का इनवॉइस नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, आप जब दिन खत्म होगा तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस क्या करो, बना दो। हाउएवर ये ऑप्शन किसको नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन जो एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है उनको ये ऑफर नहीं मिलेगा। फिर बिल ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। बिल ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, अगर आप या तो कंपोजिशन लेवी में हो या आप एग्जम्प्ट सप्लाई करते हो, या तो आप कंपोजिशन लेवी में हो या एग्जम्प्ट सप्लाई करते हो, तो आप टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इश्यू कर सकते हो, पर वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। करेक्ट। पर्टिकुलर्स क्या रहेंगे, ये 1 2 3 5 9 जो टैक्स इनवॉइस में थे वो सेम रहेंगे। सिग्नेचर की जरूरत नहीं है टू इश्यू इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ इश्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई जैसे ई इनवॉइस होता है वैसा, वे रजिस्टर्ड पर्सन, अगर समझो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करता है टैक्सेबल सप्लाई भी करता है, तो क्या सर इसके लिए उसको बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना पड़ेगा, इसके लिए उसको इनवॉइस करना पड़ेगा? नहीं, वो एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई क्या कर सकता है, इश्यू कर सकता है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट आते हैं रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, जब आप एडवांस कोई ले लेते हो पेमेंट, अभी तक सप्लाई नहीं हुआ है, एडवांस ले लिया है, तो उसके रिलेटेड इश्यू होता है रजिस्टर्ड पर्सन शाल रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई इश्यू अ रिसिप्ट वाउचर एविडेंसिंग द रिसिप्ट कि मुझे पैसा मिल चुका है। तो अभी ऐसा हो सकता है ना, आपने पैसा ले लिया, आपको नहीं पता बाद में उसका रेट क्या होने वाला है या वो सप्लाई का नेचर क्या होने वाला है, मतलब सप्लाई मेरे स्टेट में ही मुझे करना है या उसकी दूसरी ब्रांच पे करना है, नहीं पता, तो रेट क्या रहेगा, अगर नहीं पता है तो 18% लगा दो उसके ऊपर, और सप्लाई नहीं पता तो इंटरेस्ट रेट लगा दो। बाकी HSN इसमें ज़रूरत नहीं है, अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन बता दो, और बाकी सब पॉइंट ऊपर वाले टैक्स इनवॉइस से ये वाले पॉइंट मैच होंगे जो लिखे हुए। फिर रिफंड वाउचर्स के ऊपर आते हैं। रिफंड वाउचर का मतलब क्या है, जब आपने एडवांस लिया था अब उसका रिफंड करोगे, वंस एडवांस इज रिसीव बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाईज मेड, पैसा ले लिया पर अभी सप्लाई नहीं हुआ है, तो टैक्स इनवॉइस तो इशू होगा नहीं, तो वो केस में क्या इशू कर देना, रिफंड वाउचर इशू कर देना ऐसे पर्सन को जिसने तुमने एडवांस किया था। ये वाले पॉइंट सेम रहेंगे। अमाउंट ऑफ रिफंड कितना होगा वो बता देना, नंबर एंड डेट ऑफ रिसिप्ट वाउचर क्या रहेगा वो बता देना। HSN बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई सप्लाई हुआ ही नहीं तो कहाँ से HSN दिखाओगे। फिर बात करते हैं इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर। ये क्या है, आप ये पर्सन हो, ये आप पर्सन हो, आप RCM में कोई सर्विस या गुड्स ले रहे हो, RCM में ले रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप रिवर्स चार्ज में ले रहे हो, मतलब आपको ही इसके ऊपर टैक्स जमा करना है। ये जो आपको लॉयर फॉर एग्जांपल सर्विस दे रहा है, एडवोकेट, इसके पास तो क्या नहीं है, GST नंबर नहीं है, तो ये इनवॉइस इश्यू नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला सेक्शन 31(3)(f) वाला इनवॉइस खुद को ही इश्यू करना है। आपको क्या करना है, ये खुद को ही इश्यू करना है, ताकि आप क्या, एक सेकंड, ताकि आप क्या कर सको, आप पेमेंट कर सको। इज इट क्लियर? हाँ जी। इनवॉइस टू बी इशूड बाय रिसिपिएंट इफ ही इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर 9394 एंड रिसीव करेगा सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन RCM में, ठीक है। और जब इसका पेमेंट होगा तो पेमेंट के टाइम पे आप क्या इशू कर देना, ये पेमेंट वाउचर इशू कर देना। रिसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर RCM हैज टू इशू इनवॉइस ओनली व्हेन सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। ये अनरजिस्टर्ड होगा तभी की बात है, अगर ये रजिस्टर्ड होगा तो इनवॉइस इशू कर देगा। पेमेंट वाउचर टू बी इशूड बाय रिसिपिएंट एट टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर इफ लाइबल टू पे टैक्स अंडर RCM, ठीक है। तो ये बेसिकली RCM के रिलेटेड है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी टाइप के अलग अलग इनवॉइस पढ़ ली है। अभी कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं जिनको परमिट किया गया है कि आप क्या करो, कोई भी डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला इसमें देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या बताया है, यहाँ पे बताया है कि आपको अदर डॉक्यूमेंट अदर देन इनवॉइस आप इशू कर सकते हो या नहीं कर सकते। 4-5 अलग अलग कैटेगरी है। फर्स्ट है इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC। ये लोगों के लिए ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन क्या है, मतलब ये डालना है तो डालो सीरियल नंबर, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट ऑफ टैक्सेबल सर्विस। सीरियल नंबर और एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट डालना है तो डालो, नहीं तो मत डालो। मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन में क्या है,
जितनी भी टैक्स इनवॉइस में मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है इनको भी डालनी पड़ेगी, एक्सेप्ट ऊपर वाली और कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस स्टेटमेंट और एडवाइस। देखो क्या होता है, ये जो इंश्योरर या बैंकिंग कंपनी ये अलग अलग तरीके की बहुत सारी सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट्स को, करेक्ट है। तो हर एक चीज़ का अलग अलग टाइम पे इनवॉइस इशू करना मतलब सही नहीं है। तो क्या कर सकते हो, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस या स्टेटमेंट या एडवाइस जो आपको सही लगे नाम देना वो दे दो। एट द एंड ऑफ मंथ जब मंथ कंप्लीट होगा, इधर या तो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, और इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे लिख दो, इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस सर्विसेज सप्लाइड ड्यूरिंग द मंथ। सिग्नेचर यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात कर लेते हैं, जीटीए। जीटीए के लिए मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है, ये सब मॉड्यूल से एज इट इज़ लिया है, बस बेटर प्रेजेंट कर दिया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले कंजाइनर और कंजाइनी का नाम, पहला तो यही रहेगा ना कि नाम ले लो। दूसरा, डिटेल ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, कहाँ से गुड्स जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है और कौन से गुड्स है। रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स कैरेज एंड जीएसटी नंबर ऑफ अ पर्सन हु पे टैक्स। और चौथा, कोई अदर इन्फॉर्मेशन जो टैक्स इनवॉइस में मेंशन है वो। गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गया। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन क्या है जो सेम ऊपर बैंकर वालों के लिए था, सीरियल नंबर और एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट। मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या है, जो टैक्स इनवॉइस शाल इंक्लूड टिकट इन एनी फॉर्म। आप कोई भी ट्रैवल के लिए टिकट दे रहे हो वो टिकट ही आपका टैक्स इनवॉइस में इंक्लूड हो जाएगा। बाकी सब इन्फॉर्मेशन अदर देन ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी टैक्स इनवॉइस की, यहाँ पे भी आएगी, सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। फिर चौथा बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज टू एडमिशन और एग्जीबिशन टू सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। अगर मूवी के लिए बेसिकली बात हो रही है तो ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन क्या है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस का डिटेल नहीं डालना। मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो ई टिकट आप इश्यू करते हो। देखो भाई, हर कोई मूवी देखने जाएगा सबको क्या इनवॉइस देंगे, नहीं देते। जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट देते हैं वही क्या माना जाता है, डीम्ड एज अ टैक्स इनवॉइस माना जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम होगी एज पर प्रिस्क्राइब टैक्स इनवॉइस। फिर बात करते हैं रूल 55 के चालान, जिसको डिलीवरी चालान बोला जाता है। ये किसके लिए इशू होगा, वेयर एट टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, आप अपनी फैक्ट्री से गुड्स रिमूव करने वाले हो तो आप डिलीवरी चालान इशू करोगे। एंड इनवॉइस इशूड आफ्टर डिक्लेयर्ड इन ई वे बिल। नेचर ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है, किस किस चीज़ों के लिए डिलीवरी चालान इशू होता है। तो सबसे पहला, कोई लिक्विड गैस का सप्लाई कर रहे हो जहाँ पे क्वांटिटी पता नहीं है रिमूवल के टाइम। दूसरा, आप प्रिंसिपल हो, आप अपने जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहे हो तो डिलीवरी चालान का यूज़ कर सकते हो। तीसरा, सप्लाई को छोड़ के कोई और रीज़न से आप गुड्स भेज रहे हो तो यहाँ पे डिलीवरी चालान यूज़ कर सकते हो। और चौथा, कोई और नोटिफाइड बोर्ड करेगा रीज़न तो उसके लिए कर सकते हो। डिलीवरी चालान जो होगा वो सेम वो इनवॉइस वाली चीज़ ही है, 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता। इन वन और मल्टीपल सीरीज़ में ये आप यूज़ कर सकते हो। और कब यूज़ करोगे, एट टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। पर्टिकुलर्स क्या रहेगा, डेट एंड नंबर ऑफ डिलीवरी चालान। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, फिर नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ कंजाइनर, कंजाइनी या ट्रांसपोर्टर जो भी रजिस्टर्ड है या जो भी टैक्स पे कर रहा है उसका। फिर क्वांटिटी कितना है, एचएसएन कोड क्या है गुड्स का और डिस्क्रिप्शन क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्स रेट क्या है, टैक्स अमाउंट क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सिग्नेचर आ जाएगा। डिलीवरी चालान जो है वो भी ट्रिप्लीकेट कॉपी में जाएगा। ओरिजिनल कॉपी कंजाइनी के पास रहेगा, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के पास और ट्रिप्लीकेट कंजाइनर के पास। फिर ये SKD सेमी नॉकड कंडीशन या CKD कंप्लीट नॉक डाउन कंडीशन के टाइम पे अगर गुड्स आता है तो क्या करने का। इसका मतलब क्या है, समझो फॉरेन में एक टेस्ला मोटर करके गाड़ी है, इंडिया में आप बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, ये मंगा रहे हो इंडिया में। अभी ये इंडिया में तो इसका फैक्ट्री है नहीं, ये क्या करेगा, सीधा गाड़ी बना के भेजेगा। अगर ये गाड़ी बना के पूरा इंडिया में भेजता है तो क्या होता है पता है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, 100%, 150%, 200%। एग्जैक्ट मुझे अभी पता नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे अमाउंट में क्या लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। तो समझो 2.5 करोड़ का कोई गाड़ी है तो वो आते आते 5 करोड़ का हो जाएगा, करेक्ट। तो वो केस में गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है कि आप पूरा 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 बना के मत लाओ, यहाँ पे सेमी नॉकड आउट कंडीशन में लेके आओ। मतलब गियर बॉक्स को अलग रख लो, ब्रेक्स को अलग लेके आ जाओ, सीट्स को अलग लेके आ जाओ, यहाँ आके क्या कर देना, असेंबल कर देना, ताकि इंडिया वालों को भी जॉब मिल जाएगा, करेक्ट है। ऐसा करके लाओगे तो थोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर देंगे। कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन होता है, एक एक नट बोल्ट को अलग अलग लाके पूरा यहाँ पे असेंबल करो। अगर ऐसा कुछ करते हो तो वो केस में इनवॉइस का क्या रोल होगा, तो उसके बारे में बात की। तो जो सप्लायर है वो क्या करेगा, कंप्लीट इनवॉइस करेगा इश्यू बिफोर द डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट। फिर उसके बाद जब जब जितना कंसाइनमेंट इश्यू करेगा उसके लिए डिलीवरी चालान यूज कर लेगा और साथ में रेफरेंस दे देगा पुराने इनवॉइस का। कॉपी ऑफ करेस्पॉन्डिंग डिलीवरी चालान शाल अकम्पेन टू ईच कंसाइनमेंट। जितने भी कंसाइनमेंट जाएंगे उसमें पुराना क्या जाएगा, कॉपी ऑफ डिलीवरी चालान भी जाएगा और ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस लास्ट कंसाइनमेंट के टाइम आप क्या करोगे, भेज दोगे।
अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स जाता है या फिर कोई आर्टिस्ट सप्लाई करता है किसी आर्ट गैलरी वगैरह को, तो वो कैसे जाएगा, वो डिलीवरी चालान अलॉन्ग विद ई-वे बिल चला जाएगा, बस वही है। बाद में जब वो आगे बेचेगा तो इनवॉइस इशू कर देगा। तो यहाँ तक अपना मेजॉरिटी चीज़ हो चुका है। अभी यहाँ पे देखो, इनवॉइस के दो पार्ट थे, नॉर्मल इनवॉइस की कुछ चीज़ें थी और दूसरा ई इनवॉइस था, और फिर क्या था, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। क्रेडिट नोट या डेबिट नोट लास्ट में ही देखेंगे, दैट विल बी मच बेटर। इनवॉइस हो चुका है, अभी से यहाँ पे क्या चालू हो जाएगा, ई इनवॉइस का लेक्चर चालू हो जाएगा, जो कि अगर आपको नहीं पता है वो लेक्चर से आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम फिर ज़िंदगी में नहीं होगा। तो रिकमेंडेड है, देख लेना, और उसके बाद मैं वापस क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रिवाइज करा दूंगा। इज इट ओके? तो यहाँ पे आप चैनल को भाई क्या कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब जो भी आपकी इच्छा है कर दीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे ये सब बनाने का। थैंक्स अलॉट, और आगे आप क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि आपका ई इनवॉइसिंग का होने वाला है। बड़ा ही कोई महान कंसेप्ट है नहीं, सिंपल नॉर्मल समझ आए वैसा कंसेप्ट है। बाकी इनवॉइस तो बड़े ही सिंपल है, ये थोड़ा नए तरीके का इनवॉइस गवर्नमेंट ने निकाला था। ई इनवॉइस नाम भी आप देख के देखो समझ सकते हो कि ये कौन सा इनवॉइस है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है। ई इनवॉइस मतलब कौन सा इनवॉइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है। जैसे ई-वे बिल होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है, ई कॉमर्स होता है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, वैसे ही बेसिकली ई इनवॉइस गवर्नमेंट लेके आया है। इसका पर्पस क्या है, ध्यान से समझो। देखो, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरी बातें सुननी है। पहले मैं हर चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, नोट्स पे आ जाऊंगा, जो कि एकदम मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड है, अपने को पता है, उसके ऊपर अब मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा दूंगा। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो ई इनवॉइस अंडर जीएसटी, ई इनवॉइस लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखो, अपन पहले इनवॉइस कैसे बनाते थे, समझो मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं टैली का सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल यूज़ करता हूँ। टैली में मैंने एंट्री मारी, आज GSTR1 में सेल्स का डेटा जाता है, मैंने आज सेल्स की एंट्री मारी थी, डेटा डाल दिया, GSTR1 फाइल कर दिया, अपलोड कर दिया, आगे बढ़ गया। अभी जाके 1 महीने बाद जाके क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ टैली में? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं सर, कौन सी बड़ी बात है। आज मैं एंट्री मारता हूँ, कल नया अकाउंटेंट, कोई कोई तो ऐसे हमने अकाउंटेंट ऑडिट के टाइम पे देखे जो पूरा का पूरा कुछ नया ही बना देते, कोई कोई डिलीट कर देते, कोई कोई कुछ अजीब सा बोलते कि पुराने वाले को कुछ नहीं आता था, हालांकि उसको भी कुछ नहीं आता, पर वो ऐसा बोलते कि पुराने वाले को कुछ नहीं आता था, इसलिए हमने ये सब कर दिया। आपने ये सब चीज़ें फेस की रहेगी, करेक्ट है। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है भाई। टैली में तो आज मैंने डाला, कल किसी ने और कुछ डाल दिया, हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, एक स्टैंडर्डाइजेशन का बड़ा इश्यू था। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है अकाउंटेंट्स के लिए, जैसे कि अपना मेन तो टैली, जो कि हर एक मीडियम कंपनी या मीडियम फर्म वगैरह यूज़ करते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत है, जैसे ओरेकल हो गया, जैसे सैप हो गया, न्यू विजन हो गया, बहुत तरीके के सैप बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सबका स्कीमा, सबका जो सॉफ्टवेयर होता है, सबका जो मशीन लर्निंग वाला होता है फंडामेंटल, वो अलग अलग होता है। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिसको जीएसटी पोर्टल ही नहीं समझ पाता, करेक्ट है। तो ऐसा प्रॉब्लम बार बार आ रहा था कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो रहा। जैसे आपने इनवॉइस देखा रहेगा, अब भी गवर्नमेंट को इनवॉइस का कुछ स्टैंडर्डाइजेशन ना करे तो कोई लाल इनवॉइस दे, कोई पीला इनवॉइस दे, कोई चिट्ठी बना के दे, तो एक कुछ तो होना चाहिए ना। और ये जो ई इनवॉइस है वो बड़े लोगों के लिए। तो बेसिकली जब अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो या फॉरेन के साथ डील कर रहे हो, तो एक इंडिया का स्टैंडर्डाइज क्या होना चाहिए, ई इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। उसके लिए बेसिकली क्या लेके आया गया है, ई इनवॉइस लेके आया गया है। ट्रांसपेरेंसी, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब जो नाम डालते हैं ना कोई भी चीज़ लाने को, वैसे सब नाम यहाँ पे भी डाले हैं। तो ई इनवॉइस जीएसटी में लाया गया है। तो क्या सर अभी हर एक इनवॉइस हम लोग को गवर्नमेंट की जो जीएसटी की साइट है उसके ऊपर जाके बनाने पड़ते हैं? वो साइट वैसे भी कभी कैसे चलती है, कभी कैसे चलती है, कुछ आता पता नहीं। पहले तो इतनी सुस्त थी कि चलती नहीं थी, रिटर्न फाइल करना उसके ऊपर भारी पड़ता था। तो ये इनवॉइसिंग कैसे जनरेट करेंगे? हर एक इनवॉइस सॉफ्टवेयर में जनरेट करना तो ईजी है, वेबसाइट पे जाके हर एक इनवॉइस जनरेट करना आपको नहीं लगता डिफिकल्ट है? भाई बिल्कुल है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको जनरेट नहीं करना है इनवॉइस, आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, रिपोर्ट करना है। जैसे कि अपलोड कर देना हो गया, वैसा टाइप कुछ करना है। रिपोर्ट करना है किसको, ई इनवॉइस को। कहाँ पे? एक तो अपना जो नॉर्मल जीएसटी का कॉमन पोर्टल है उसके ऊपर नहीं करना है, जो अपन रिटर्न वगैरह फाइल करने के लिए यूज़ करते हैं वो नहीं। एक नया पोर्टल, नई वेबसाइट गवर्नमेंट ने बनाई है IRP नाम की, क्या होती है बाद में देखेंगे। उसके ऊपर आपको क्या करना है, ये रिपोर्ट करना है।
एक बार रिपोर्ट कर दोगे तो उधर से आपको एक IRP पे जब आप रिपोर्ट करोगे तो आपको एक IRN मिलेगा। IRN क्या होता है? IRP क्या है? एक वेबसाइट है जिसके ऊपर इनवॉइस जब रिपोर्ट करोगे तो एक आपको IRN मिलेगा। IRN क्या होता है? इनवॉइस रेफरेंस नंबर, एक नंबर मिलेगा। वो नंबर आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो एज ए इनवॉइस नंबर, पर ये इनवॉइस नंबर से अलग होगा। IRN विल बी डिफरेंट। सर इसके एडवांटेजेस वगैरह क्या होंगे सब मैं पढ़ाऊंगा, क्यों लाने की जरूरत पड़ी सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ बेसिक चीजें बताई है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी था, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जरूरी था। करेक्ट। अच्छा, और इसमें QR कोड भी गवर्नमेंट लगा देगी। एक बार QR कोड, डायनामिक QR कोड बेसिकली लग गया तो क्या हो जाएगा, सीधा स्कैन किया, उसमें GST अमाउंट कितना है, सप्लायर रिसिपिएंट कौन है, कहाँ से सामान गया, कहाँ तक गया, GST का अमाउंट क्या है, वैल्यू क्या है, सब कुछ क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो सबसे पहले IRP क्या होता है वो देख लेते हैं भाई। तो IRP जो होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है। मतलब एक ये क्या है, वेबसाइट है, आपको लिखना वगैरह कुछ नहीं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये क्या है, आपका वेबसाइट है जिसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोला गया है। जैसे कॉमन पोर्टल होता है ना, कॉमन पोर्टल क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसको स्टेट सेंट्रल सब कॉमनली यूज करते हैं, इसके लिए कॉमन पोर्टल बेसिकली बोला जाता है। ये क्या है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। ये सिर्फ किस काम आएगा, इनवॉइस को रजिस्ट्रेशन के लिए काम आएगा। ये वेबसाइट है बेसिकली ई इनवॉइसिंग करने के लिए। यहाँ पे आप क्या करोगे, इनवॉइस को रिपोर्ट करोगे। मतलब आपको इनवॉइस जो है वो बनाना अपनी टैली में ही है, कहीं अलग नहीं बनाना। जैसे आप पहले टैली में इनवॉइस बना रहे थे वैसा ही वैसा इनवॉइस बना दो। पर अभी आपको क्या करना है, वो इनवॉइस को रिपोर्ट कर देना है बनाने के बाद। कहाँ पे, IRP में। जब आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे तो आपको एक चीज मिलेगी IRN, जिसको क्या बोला जाता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये इश्यू होगा ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ इनवॉइस। जब आप इनवॉइस को रजिस्टर कर दोगे साइट पे तो आपको क्या होगा, एक IRN इश्यू होगा जो कि 64 डिजिट का यूनिक कोड होगा। यूनिक कोड का मतलब क्या है, आप इसको पढ़ नहीं समझ सकते, आप उसको देख के को समझ नहीं सकते कि ये क्या है। वो मशीन लर्निंग बेसिकली कोड होगा जो कि 64 डिजिट का होगा, जिससे सब कुछ पता चल जाएगा कि ये किस चीज के रिलेटेड सप्लाई हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था, क्यों तो नहीं, अमाउंट कितना था, बेसिकली वो सब चीजें पता चल जाएगी। करेक्ट है। तो अभी आपका सवाल ये आएगा कि हाँ सर, ई इनवॉइस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। सप्लायर क्या करेगा, अपना इनवॉइस बनाएगा, फिर IRP करके एक साइट है जहाँ पे अपलोड करेगा, वहाँ से उसको नंबर मिलेगा, नंबर पे बेसिकली QR कोड वगैरह भी मिल जाएगा, तो वहाँ से वो पता चल जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या सबको, हर एक आदमी, जितने भी लोग हैं, सबको क्या आपको ये इनवॉइसिंग करना पड़ेगा? तो बेटा नहीं, सबको नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे ये किस किस फेज में एप्लीकेबिलिटी चला है, ध्यान से समझो। जब ये नया नया आया था 1 जनवरी 2020, मतलब 2 साल पहले जब आया था, तब ये वॉलेंटरी था। वॉलेंटरी का मतलब क्या है, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। वो भी 500 करोड़ से ऊपर किसका टर्नओवर जाता है साल का, मतलब इतना एग्रीगेट टर्नओवर। यहाँ पे जहाँ पे भी टर्नओवर का मतलब लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर की बात हो रही है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपनी तरफ से जितना भी सेल्स कर रहा हूँ, चाहे एग्जेम्प्ट हो, चाहे टैक्सेबल हो, चाहे नील रेटेड हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे GST लगता है या नहीं लगता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से जितना भी जाता है वो क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होता है। पर मेरी तरफ जो आता है जिसमें मैं टैक्स भरता हूँ, RCM वाला, वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं काउंट होता। साथ में कोई तरीके का CGST, SGST, IGST का अमाउंट जो लगा है सेल्स के ऊपर, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होता। ये बेसिकली एग्रीगेट टर्नओवर का ऊपर से मैंने क्या कर दिया है, डेफिनेशन बता दिया। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो 1 जन 2020 में तो ये वॉलेंटरी था, मतलब सबको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसको करना है तुम इनवॉइस बना दो, जिसको नहीं करना है मत बनाओ। जब 1 अक्टूबर 20 जब आया, तब इसको क्या किया गया, मैंडेटरी किया गया। मतलब कंपलसरी आपको क्या करना है, ई इनवॉइस बनाना ही है, पर सबके लिए नहीं। अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस होता है, तो पूरे साल में आप 500 करोड़ से ज्यादा का सेल्स कर लेते हो, तो ही आपको क्या करना है, ई इनवॉइस बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना। फिर 1 जन 2021 को क्या बोला गया कि अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ भी क्रॉस हो जाता है, कितना, 100 करोड़ भी क्रॉस हो जाता है, तो भी आपके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। और फिर 1 अप्रैल 2021 को बोला गया, मतलब यही वाले फिनेंशियल ईयर जिसका 2-3 दिन बचा हुआ है, उसमें बोला गया कि मैंडेटरी है, अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ क्रॉस हो जाएगा तो भी आपको ई इनवॉइसिंग करना क्या है, मैंडेटरी है।
तो अभी के लिए आपको ये समझना है कि अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ भी क्रॉस हो जाता है एग्रीगेट टर्नओवर, तो आपको क्या करना है, आपको ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। 121 तक क्या था, अगर आपका 100 करोड़, 110-20 को क्या था 500, 120 को क्या था वॉलेंटरी था। ये सर अभी सब याद रखना है, मॉड्यूल में लिखा है, तो भाई कहीं पे एमसीक्यू वगैरह में पूछ ले तो कर लेंगे तो बेटर है। बट ये स्टेटस है आज के टाइम पे, आज के टाइम पे क्या है 50 करोड़ वाला स्टेटस है। तो क्या ये हर पर्सन को, ये अगर समझो 500 करोड़ क्रॉस कर लिया फॉर एग्जांपल, नहीं अभी तो 50 करोड़, तो चलो सब 50 करोड़ किसी इंडिविजुअल ने क्रॉस कर दिया तो उसको भी इनवॉइसिंग करना है, या सिर्फ कंपनीज या पार्टनरशिप में? ऐसा सब, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी पर्सन लिखा है, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन। आगे मैं अभी मॉड्यूल में आऊंगा ना तो वहां पे बताऊंगा, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन जितने भी लोग हैं, अगर उनका 50 करोड़ टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो भाई तुमको करना पड़ेगा, सिंपल। हाँ जी, तो यहाँ तक मैं क्या कर दिया है, मैंने एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बात कर दिया है। अभी मैं नीचे आ जाता हूँ और मैं बात करता हूँ एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग का फ़ायदा क्या है? ई इनवॉइसिंग का सबसे पहला फायदा है कि ऑटो पॉपुलेशन इनएवेबल। देखो ऑनलाइन सिस्टम है, अगर आपने एक जगह पे डिटेल डाल दिया है तो वो ऑटोमेटिकली आपके GSTR1 में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके ई वे बिल वाले पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके हर जगह पे क्या हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे अभी GSTR3 भी अगर आप रिटर्न नॉर्मल फाइल करते हो ऑफिस वगैरह में, तो आपने देखा रहेगा GSTR3 भी जो है वो ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाता है, अपने को बस मैच करना रहता है। अगर कुछ गड़बड़ है तो उतना पार्ट अमेंड कर दो, बाकी आप क्या करो सीधा सीधा अपलोड कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, जब ये ऑटो पॉपुलेशन वाला सिस्टम नहीं था तब अपने को एक एक चीज डालना पड़ता था। अभी क्या होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक आता है, अपने को बस क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। दूसरा, ये एलिमिनेट करेगा किसको, फेक इनवॉइसिंग को एलिमिनेट करेगा। अभी ये फेक इनवॉइसिंग किस बला का नाम है, समझो ना सर। मैं यहाँ पे बैठा हूँ M, यहाँ पे कोई है N, मैं इसको फेक इनवॉइसिंग मतलब मैं कुछ खरीद नहीं रहा हूँ, मैं कुछ सर्विस ले नहीं रहा हूँ, मैं बस इसको इनवॉइस दे रहा हूँ, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। मैं इसको 10 लाख का इनवॉइस दे रहा हूँ, उसके ऊपर 1,80,000 का GST लगा के 11,80,000 का क्या कर रहा हूँ, इसको इनवॉइसिंग कर रहा हूँ। करेक्ट है। अभी एक्चुअल सेल्स नहीं हुआ तो ये 10 लाख तो मुझे दे नहीं रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1.8 लाख का क्रेडिट ले लूंगा। तो ये सर गवर्नमेंट को क्यों भरेगा, क्योंकि ये भी ये जो 10 लाख रुपए है ना, इसको और वैल्यू एडिशन करके इसके ऊपर GST लगा के आगे भेजेगा और वो उसके आगे भेजेगा। ये बेसिकली फेक इनवॉइसिंग का एक तरीका है। ऐसे किया करते थे लोग पहले, अभी पॉसिबल नहीं है, पहले किया करते थे। तो इससे क्या हो रहा है कि हर एक आदमी, आपने टर्नओवर भी अपना बढ़ा दिया, आपने क्रेडिट भी एक बंदे ने ले लिया। अभी ये 1,80,000 इसने लिया तो ये लोग जो इसको पैसा मिला, इसको ये लोग मिल बांट के भी खा सकते हैं। और ये लोग, इतने लोग इन्वॉल्व हो जाते थे ये चेन में कि पता ही नहीं चलता था कि ये शुरुआत कहाँ हुई है और ख़त्म कहाँ हो रही है, तो पकड़ना मुश्किल होता था। तो ये बेसिकली ऐसे फेक इनवॉइसिंग वगैरह करते थे। तो क्या हो सकता है, ये इससे ऑब्वियस सी बात है, ई इनवॉइस मतलब ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपका गवर्नमेंट का बोलना है कि जो आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट है, जैसा प्रिंट आउट वगैरह, जो भी आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और डिस्प्यूट तो भाई ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस हो ही जाएंगे, जब कुछ सामने क्लियर कट पोर्टल पे दिख रहा है तो डिस्प्यूट जो गवर्नमेंट का और एसएससीज का चलता रहता है वो कम हो जाएगा। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है कंप्लीट ट्रेल रहेगा B2B इनवॉइस का। ट्रेल का मतलब क्या है, लाइन से सब कुछ आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। ऑडिट ट्रेल होता है ना बेसिकली, कि आपको कंप्लीट ट्रेल आपको मिलेगा B2B इनवॉइस का, क्योंकि ये जनरली B2B के आगे देखेंगे हम लोग कि उसके लिए ही ये जनरेट होता है। तो आपको पूरा ट्रेल मिल जाएगा और डिपार्टमेंट के लिए बड़ा ही ईजी हो जाएगा, मतलब डिस्प्यूट नहीं होगा और बड़े ही आसानी से वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हो गए कुछ ई वे बिल के। फिर बात करते हैं ई वे बिल। अगर आपने इशू किया है, ई वे बिल नहीं, सॉरी ई इनवॉइसिंग, अगर आप ई इनवॉइस इशू कर रहे हो तो आपको डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको पता होता है कि गुड्स वाला जो इनवॉइस होता है वो ट्रिप्लीकेट कॉपी में जाता है और सर्विस वाला जो होता है वो डुप्लीकेट कॉपी में जाता है। ऐसा हम लोग ने पढ़ा था। हाँ जी सर, बिल्कुल आपने पढ़ा था। पर यहाँ पे फिर वो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक है वो ऑटोमेटिकली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड चला जाएगा। और दूसरा, अगर आप क्या करते हो, आपको ये ई इनवॉइस इशू करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, तो आपको एक फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा GST INV01 बाय नोटिफाइड पर्सन। जो भी नोटिफाइड पर्सन जिसको करना है वो करेगा। ये सब अपन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी तक मैं नोट्स पे नहीं आया हूँ, इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू, आपको पता चलना चाहिए कि ये ई इनवॉइसिंग है क्या। फिर बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की।
कुछ चीज़ों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो 9(3) में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, समझो एडवोकेट का सर्विस आप ले रहे हो तो आपको रिवर्स चार्ज में भरना पड़ता है टैक्स, करेक्ट है। तो क्या 9(3) के केस में ई इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर 9(4) का जो केस होता है उसमें ई इनवॉइसिंग का जरूरत है नहीं, 9(3) में जरूरत है। 9(4) क्या होता है, जो स्पेशल 3-4 केस है ना जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता था, उसमें आपको ई इनवॉइसिंग का जरूरत नहीं है। फिर इंपोर्ट के केस में क्या ई इनवॉइसिंग जनरेट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आईएसडी के केस में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईटीसी का टॉपिक है, सीए इंटर में नहीं है। आईएसडी के केस में क्या आपको करना पड़ेगा? नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर बात करें कुछ लोगों को ई इनवॉइसिंग से क्या किया है, एग्जम्प्ट किया है, मतलब इनको ई इनवॉइस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला इसका कोड समझ लो, CS और GTI, CSGTI। सी यानी अगर कोई सिनेमाटोग्राफिक फिल्म वाले हैं उनको ज़रूरत नहीं है। फिर SEZ यूनिट वाले हैं, पर डेवलपर नहीं होना चाहिए। SEZ यूनिट वालों को ये ई इनवॉइसिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है GTA तो उसको ज़रूरत नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसको ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में अगर कोई इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC वगैरह हो तो इनको भी क्या ज़रूरत नहीं है, ई इनवॉइसिंग जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट 2 नए लोगों को भी ये टाइम पे ऐड किया गया है कि इन दोनों को भी ज़रूरत नहीं है ई इनवॉइसिंग जनरेट करने के। पहला है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और दूसरा है लोकल अथॉरिटी, इनको भी क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो CSGTI पहले था, उसमें 2 लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को ऐड कर दिया गया है, इनको भी क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है ई इनवॉइस जनरेट करने के। तो यहाँ पे मोटा मोटी मैंने बात कर ली है ई इनवॉइसिंग के रिलेटेड। अभी मैं आता हूँ नेक्स्ट बुक के ऊपर, और एक एक चीज़ के लिए पूरा मॉड्यूल से ही आपका उठाया हुआ है, सो आपको वरी करने का बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसको बस अच्छे से थोड़ा सा प्रेजेंट किया है और मैं अच्छे से और आपको क्या करूँगा, समझाते जाऊँगा। सबसे पहले है कि टैक्स पेयर विल कंटिन्यू टू क्रिएट देयर GST इनवॉइस ऑन देयर अकाउंटिंग बिलिंग ERP एज पर ई इनवॉइसिंग स्कीमा, नो नीड टू क्रिएट ऑन गवर्नमेंट पोर्टल। पहला ही लाइन में गवर्नमेंट ने लिख दिया है कि आपको हमारे पोर्टल पे आपको नहीं क्रिएट करना है। ई इनवॉइस आपको कहाँ क्रिएट करना है, अपने अकाउंटिंग, बिलिंग या जो भी आपका ERP का सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर ही आपको क्रिएट करना है। पर वो होना चाहिए कैसे, एज पर ई इनवॉइसिंग स्कीमा के हिसाब से होना चाहिए। ये क्या होता है, यहाँ पे नीचे मतलब दिया है, बड़ा ही सिंपल है। जैसे आपको मैंने बताया था, बहुत सारे सॉफ्टवेयर की अपनी मशीन लर्निंग की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। कुछ तो ऐसी क्या मतलब सिस्टम होता था, ऐसा स्कीमा होता था जिसको पोर्टल भी नहीं समझ पाता था। तो गवर्नमेंट ने एक डिफाइन कर दिया कि इस हिसाब से होना चाहिए कि हर आदमी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए कि उसको क्या कर सके, पढ़ सके। तो ई इनवॉइसिंग स्कीमा का मतलब क्या लिखा है कि बिजनेस यूज वेरियस सॉफ्टवेयर फॉर जनरेटिंग ई इनवॉइस, दीज आर नॉट रीडेबल ऑन वेरियस सिस्टम इंक्लूडिंग ऑन GST सिस्टम। फॉर दिस ई इनवॉइसिंग इज इंट्रोड्यूस this uniform standard format applicable for all the businesses across the country is known as e-invoicing schema, and it is notified as form GST INV0 INV1। मतलब क्या है, मतलब बड़ा ही सिंपल सा है कि बिजनेस का सबका अपना सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारे कहीं पे रीड नहीं हो सकते। गवर्नमेंट ने बोला है मिनिमम इस हिसाब से होना चाहिए ताकि ये हर जगह पे क्या हो सके, स्टैंडर्डाइज हो सके। पहला पॉइंट क्लियर है, हाँ जी। दूसरा पॉइंट, दीज इनवॉइस विल देन बी रिपोर्टेड टू IRP। सबसे पहले आपने क्या किया, अपने सिस्टम पे बना दिया इनवॉइस। अभी आप क्या कर रहे हो, ये होना चाहिए स्कीमा के हिसाब से। IRP क्या है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इसके ऊपर आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ऑन सच रिपोर्टिंग, जब आप यहाँ पे इसको रिपोर्ट कर दोगे, IRP क्या करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा जिसको क्या बोला जाएगा, IRN बोला जाएगा, करेक्ट, जो कि डिजिटली साइन होगा, और रिटर्न द ई इनवॉइस टू द सप्लायर। इट विल बी वैलिड ओनली विथ वैलिड IRN। मतलब जो आपने इनवॉइस यहाँ पे जनरेट किया था उसको IRN के साथ क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, और वो फिर क्या है, वैलिड है। अगर IRN नहीं रहेगा ई इनवॉइस के ऊपर तो वो वैलिड ई इनवॉइस नहीं माना जाएगा। जब उसके ऊपर IRN लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैलिड इनवॉइस हो जाएगा। IRP क्या होता है, ये एक वेबसाइट है फॉर अपलोडिंग और रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस। IRN क्या है, एक यूनिक रेफरेंस नंबर है, हैश नंबर है, मतलब जो आप पढ़ नहीं सकते, जनरेट हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा बाय IRP ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ई इनवॉइस, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनवॉइस नंबर। ये इनवॉइस नंबर से क्या होता है, अलग होता है, पर ये नंबर दिया जाता है बाय IRP। इतना रीड कर लो एक बार।
पॉज करके रीड कर लो, फिर नीचे चलते हैं। कमेंसमेंट की बात करें तो ई इनवॉइस जो है वो रिपोर्टिंग के लिए है फॉर B2B इनवॉइस टू GST सिस्टम बिगिनिंग फ्रॉम 1st of Jan 2020 ऑन वॉलेंट्री बेसिस। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले ये कैसे आया था, वॉलेंट्री बेसिस पे आया था। 1 अक्टूबर से क्या हुआ, वॉलेंटरी से इसको मैंडेटरी किया गया फॉर नोटिफाइड पर्सन। और ये किसके लिए था, जिसका 500 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर था, जो भी मैंने आपको बता दिया था। ये बेसिकली कोई काम का नहीं है, क्योंकि नीचे पूरा एप्लीकेबिलिटी सेक्शन में ये क्या किया है, रिपीट किया है ये चीज़। तीसरा जो प्रेजेंट में इनवॉइस है या क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है, जब नोटिफाइड पर्सन मतलब जिसका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है उतना वो इश्यू करेगा, तो वो ई इनवॉइसिंग में कवर है। मतलब सिर्फ 3 चीज़ें कवर है, इनवॉइस, नॉर्मल वाले, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। ये पैराग्राफ इतना कोई काम का नहीं है, क्योंकि नीचे सब चीज़ें क्या हुई है, रिपीट हुई है। फिर एडवांटेजेस की बात करें तो जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ऑटो रिपोर्टिंग हो जाएगा, कहाँ पे, ईवे बिल में, GSTR1 में वगैरह। सेकंड, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा एंड इंटर ऑपरेबिलिटी हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्प्यूट क्या होंगे, कम हो जाएंगे। एक ही स्टैंडर्ड रहेगा, इंटर ऑपरेटेबिलिटी हो जाएगा, जिसकी वजह से डिस्प्यूट कम हो जाएंगे, पेमेंट साइकिल इंप्रूव हो जाएगी, प्रोसेसिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और उसकी वजह से बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फिर बात करें कि कंप्लीट ट्रेल मिल जाएगा B2B इन्वॉइसेस का डिपार्टमेंट के पास, जो मैच करेगा ITC को और आउटपुट टैक्स को मैच कर लेगा, और जिससे टैक्स रिविजन कम होगा। और चौथा, ई इन्वॉइसिंग क्या करेगा, फेक इन्वॉइसिंग को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, जिससे फिक्टिशियस ITC आप क्या नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? हाँ जी। फिर ई इनवॉइसिंग का स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, अगर एक बार ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाता है तो आपको डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट कॉपी इश्यू करने का ज़रूरत नहीं है। और रूल 48(4) बोलता है कि अगर ई इनवॉइसेस आपको अपलोड करना है तो आपको फॉर्म GST INV01 कॉमन पोर्टल पे क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। कॉमन पोर्टल मतलब IRP पे, और ऑब्टेन करना पड़ेगा IRN। उसको भी कॉमन पोर्टल ही बोला जाएगा, क्योंकि कॉमन पोर्टल का मतलब ही यही कि स्टेट सेंट्रल सब मिल बांट के, हम लोग सब लोग मिल बांट के एक ही पोर्टल का यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए उसको कॉमन बोला जा रहा है बेसिकली। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, अपलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे और वहाँ से आपको IRN मिलेगा। इतना पढ़ लो, फिर नीचे जाते हैं। पॉज करके पढ़ो। ठीक है। फिर किन किन लोगों को ई इनवॉइसिंग के लिए मैंडेटरी ई इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा, तो पहले देखो, फिनेंशियल ईयर 17-18 से जिनका 500 करोड़ टर्नओवर क्रॉस होता था और B2B सप्लाई और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते थे, उनको ही करना पड़ता था। 1 अक्टूबर 20 से 17-18 ऑनवर्ड 500 करोड़ से ज़्यादा होगा उनके लिए, पहले भी था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अभी ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2021 ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो चुका है हर एक रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए विद एग्रीगेट टर्नओवर अगर उनका क्रॉस होता है 100 करोड़ से ज़्यादा। फर्दर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50 करोड़ हो गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। वो मैंने आपको आगे पीछे जहाँ पे वहाँ पे लिख के मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। ई इनवॉइसिंग जो है वो ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल होगा अगर आप ISD हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो भी आपके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। 9(3) के लिए ई इनवॉइसिंग क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। 9(4) के लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, और SEZ वाले इम्पोर्ट वालों के लिए भी ई इनवॉइसिंग क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर एग्जाम्पशन की बात करें तो सबसे पहले SEZ वो मैंने बताया था CS+GTI। C यानी सबसे पहले C यानी ये सिनेमाटोग्राफिक फिल्म वाले, पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन स्क्रीन। S यानी आपका SEZ यूनिट, बट डेवलपर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ यूनिट्स वालों को। एग्जाम्पशन का मतलब बड़ा ही सिंपल है कि आपको अभी ज़रूरत नहीं है ई इनवॉइस जनरेट करने की, गवर्नमेंट ने माफ़ी दिया हुआ है।
जी का मतलब क्या है, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, आप सर्विसेज दे रहे हो किसके रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग बाय रोड। अगर रोड से गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी आपको ई इनवॉइसिंग जनरेट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं टी, यानी अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हो, सर्विस दे रहे हो, तो भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आई का मतलब अगर आप इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी हो या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो इंक्लूडिंग एनबीएफसी, तो भी आपको क्या नहीं करना है, ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। प्लस 2 लोग को ये बार ऐड किया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या 7वां यहाँ पे लिख दो आप, लोकल अथॉरिटी। ये अभी एकदम रिसेंट जो अमेंडमेंट स्टैट्यूटरी अपडेट में आया था उसमें लिखा हुआ था, 2 लोगों को और ऐड किया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और लोकल अथॉरिटी को। तो 7 लोगों को बेसिकली क्या नहीं करना है, ई इनवॉइस आज के दिन पे इश्यू नहीं करना है, एग्जेम्पशन दिया हुआ है। इज इट क्लियर? यस। फिर नीचे आते हैं, हाउ ई इनवॉइसिंग इज जनरेटेड। ई इनवॉइस जनरेट कैसे होगा? तो सबसे पहले स्टेप में जो टैक्स पेयर है वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने नॉर्मल सॉफ्टवेयर में इनवॉइस जनरेट कर देगा यूजिंग हिज ओन सिस्टम और मैनुअल सिस्टम। इनवॉइस क्या होना चाहिए, स्कीमा के हिसाब से कंफर्म होना चाहिए, मतलब वो स्कीमा के में जो भी कंडीशंस दी है वो पूरी होनी चाहिए, मतलब हर जगह पे वो रीडेबल होना चाहिए। स्टेप 2 में क्या दिखा है कि जो इनवॉइस का डिटेल है वो अपलोड होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए, कहाँ पे, आईआरपी में। तीसरा, जब अपलोड कर दोगे तो आईआरपी रिटर्न करेगा ई इनवॉइस को विथ यूनिक आईआरएन आफ्टर डिजिटली साइनिंग द ई इनवॉइस एंड एडिंग अ क्यूआर कोड। उसको वापस वो रिटर्न कर देगा, उसके ऊपर डिजिटल क्यूआर कोड लगा देगा, जिससे आपका सब इन्फॉर्मेशन वहाँ से क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। देन द सप्लायर जो है वो ई इनवॉइस शेयर कर सकता है, किसके साथ, रेसिपिएंट के साथ शेयर कर सकता है विथ क्यूआर कोड। और यहाँ पे क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है वो भी दिया हुआ है, अपने को पता है क्यूआर कोड क्या होता है। क्यूआर कोड एक डिजिटली साइन क्यूआर कोड विल हैव अ यूनिक आईआरएन which can be verified on central portal as well as an offline app by officer। अगर ऑफिसर देखना चाहे तो वो देख सकता है कि ये वो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसको पता चल जाएगा कौन सा सामान है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कितना वैल्यू है, कितना रेट है। ये हेल्पफुल होगा टैक्स ऑफिसर के लिए फॉर चेकिंग द इनवॉइस ऑफलाइन ऑन द रोड साइड, वेयर इंटरनेट भी अगर अवेलेबल नहीं होगा तो भी वहाँ से भी वो क्या कर सकता है, पता लगा सकता है। तो ये वाला इतना पार्ट क्या करो, आप रीड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाउ ई इनवॉइस डेटा कंज्यूम फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल। तो जो आपका ये ई इनवॉइसिंग का डेटा है ये आपका ई वे बिल में ऑटो पॉपुलेट कैसे हो जाएगा वो पूछ रहे हैं। तो बड़े ही रीडिंग वाली चीज़ें हैं ये वाली, एक बार अच्छे से समझ लेना, दैट इज सफिशिएंट। अगर आईआरपी जो है वो क्या करेगा, ई इनवॉइस को डेटा को सेंड करेगा अलोंग विथ आईआरएन टू जीएसटी एंड ई वे बिल सिस्टम। तो आपने एक बार आईआरपी में डेटा डाल दिया तो वो क्या करेगा, सेंड करेगा जीएसटी सिस्टम में और ई वे बिल के सिस्टम में। द ई इनवॉइस स्कीमा इंक्लूड, जो स्कीमा रहेगा आपका बेसिकली उसमें क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टर का आईडी भी आप डालोगे, व्हीकल नंबर डालोगे, दैट आर sufficient for creating and generating the e-way bill. These can be entered if available with seller। ये क्या किया जाएगा, एंटर किया जाएगा अगर सेलर के पास है तो, at time of generation of e-invoice so that e-way bill can be generated using this data without any further requirement। तो वो ऑटोमेटिक बन जाएगा क्योंकि जो स्कीमा रहेगा उसी के अंदर ट्रांसपोर्टर का आईडी, व्हीकल नंबर, जो भी रिक्वायरमेंट रहती है ई-वे बिल के लिए वो सब क्या रहेगी, उसमें रहेगी। फिर पूछा है कि हाउ ई इनवॉइसिंग डेटा कंज्यूम फॉर पॉपुलेटिंग द जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न को कैसे पॉपुलेट करने के लिए कैसे ये यूज़ किया जा सकता है। तो जो जीएसटी सिस्टम है वो क्या रहेगा, ऑटो पॉपुलेट करेगा जीएसटीआर 1 में ऑफ द सप्लायर और जीएसटीआर 2A में ऑफ रिसिपिएंट विद सोर्स मार्क एज ई इनवॉइस। IRN एंड IRN डेट विल ऑल्सो भी मेंशन। तो उसमें क्या, ये इनवॉइस नंबर और उसका डेट भी क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि उसमें मार्क रहेगा कि ये ई इनवॉइस है। रीडिंग वाली चीज़ें हैं। बिजनेस के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होगा, देखो बड़ा ही सिंपल है कि ई इनवॉइसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको पोर्टल के ऊपर जाके इनवॉइस अपलोड करने हैं, आपको सिर्फ इंटीमेट करना है, आपको अपने घर पे ही क्या करना है, ई इनवॉइसिंग घर पे मतलब अपने सिस्टम पे ही बनाना है। नेसेसरी चेंज जो भी होगा अकाउंट ऑफ ई इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट वो आप चेंज कर सकते हो बाय ERP अकाउंटिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर बाय द रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर। ये देखो बोलने के लिए बड़ा ही ईजी है,
इतना प्रैक्टिकल काम करते हैं तो इतना इजीली ये नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी नई चीज़ आती है तो वो इतना इजीली नहीं होता है, इम्प्लीमेंट स्मूथली नहीं होता है, टाइम लगता है। बट गवर्नमेंट का टारगेट यही है कि फ्यूचर में आप अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे, अपने सिस्टम पे क्या करो, ई इनवॉइस बनाओ। कुछ चेंज भी करना है तो आप अपने साइड से कर सकते हो, बस पोर्टल पे जाके क्या कर देना, इंटीमेट कर देना, तो वो आपका ऑटोमेटिकली GSTR1 और ई वे बिल वगैरह में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर नोट्स की बात करें तो सिस्टम इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर ECO। ये जो सिस्टम है ई इनवॉइसिंग वाला, ECO जो ई कॉमर्स ऑपरेटर रहते हैं जैसे अमेजोन, ओला, ओयो रूम्स वगैरह, इनके लिए भी एप्लीकेबल है टू रिपोर्ट द इनवॉइस टू IRP जनरेटेड ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। बल्क अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस टू IRP इज अलाउड। अगर आप बल्क अपलोड करना चाहते हो, 1 से 1000 इनवॉइस इंटीमेट करना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड। फिर यहाँ पे ई वे बिल का एक मैंने पॉइंट लिखा था, क्योंकि ये भी लास्ट टाइम अमेंडमेंट था, ये वाले पार्ट कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट आए थे, तो ये यहाँ पे लिखा है। ये मैं जब ई वे बिल कराऊंगा तो लास्ट में आपको कंसिडर करा दूंगा, ये इग्नोर कीजिए। नीचे आते हैं क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक QR कोड। इसके रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन पिछले अटेम्प्ट जब भी हुआ था, नवंबर दिसंबर वाला, तब कुछ क्लैरिफिकेशन आई थी कि डायनामिक QR कोड के रिलेटेड क्या एप्लीकेबिलिटी होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो इसका ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, वो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ और ये आपको क्या हो जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आज अपना क्या हो चुका है, ये ई इनवॉइसिंग वाला पार्ट खत्म हो चुका है, इनवॉइसेस वाला क्या हो चुका है, डन हो चुका है। ठीक है, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, जनरेट नहीं कर सकते। अभी कुछ डायनामिक QR कोड के बारे में अमेंडमेंट है। सबसे पहले समझो, देखो दो डायनामिक QR कोड का मतलब क्या होता है, ये भी ई इनवॉइस के रिलेटेड ही है भाई, बहुत ही सिंपल है। देखो डायनामिक QR कोड होगा एक, या फिर स्टैटिक QR कोड होगा, करेक्ट है। डायनामिक QR कोड और स्टैटिक QR कोड में क्या फर्क होता है, अपन शॉप पे जाते हैं, करेक्ट है, कोई भी चीज़ हम लोग ने परचेस की, अपन पेटीएम वॉलेट है, गूगल पे वगैरह से पेमेंट करते हैं, करेक्ट है। तो उधर क्या आएगा, उधर कस्टमर का कोई डिटेल नहीं होगा, सप्लायर का पूरा डिटेल होगा। वो QR कोड को हम लोग स्कैन करते हैं तो उसमें हम अमाउंट वगैरह फिल करते हैं और क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देंगे। तो ये स्टैटिक QR कोड है। डायनामिक QR कोड में क्या होगा, अपने को अमाउंट भी लिखा रहेगा, आपको कितना अमाउंट पे करना है, अपना भी पूरा डिटेल लिखा रहेगा, मतलब अपने को सिर्फ स्कैन करके ओके करना है, करेक्ट है, अपने को अमाउंट भी नहीं डालना। तो ये एक तरीके से डायनामिक QR कोड होता है। डायनामिक QR कोड का क्या गवर्नमेंट बोलना चाहती है, गवर्नमेंट बोलना चाहती है अगर कोई B2C इनवॉइस है, मतलब आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, सामने वाला क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डायनामिक QR कोड के रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन है, तो उसको चलो रीड करते हैं। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक QR कोड, ऑल B2C इनवॉइसेस issued by registered person whose aggregate turnover in preceding financial year 17-18 onwards exceed 500 करोड़। अगर आपको पता है ई इनवॉइस में ये जो 500 करोड़ था, ये 100 हुआ, ये 50 हुआ, करेक्ट है। बट ये केस में B2C जो B2C ट्रांजैक्शन के केस में जो डायनामिक QR कोड की बात हो रही है, यहाँ पे जो वो 500 करोड़ था, वो 500 करोड़ ही है, वो 100 करोड़ या 50 करोड़ कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी रिक्वायर हो कि डायनामिक QR कोड जनरेट करना पड़ेगा। B2C इनवॉइस होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 17-18 से कितना एक्सीड हो रहा है, 500 करोड़ एक्सीड हो रहा है, तो आपको मैंडेटरी क्या करना पड़ेगा, डायनामिक QR कोड जनरेट करना पड़ेगा। उसके रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन डाला है, ये तो पहले भी हम लोग ने देखा था, अभी यहां पे क्या डाला है, कुछ क्लैरिफिकेशन डाला है। जैसे सबसे पहले नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक QR कोड, किसके लिए डायनामिक QR कोड जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो भाई देखो, ये जो 4 पॉइंट है ना, मैं पढ़ाता हूं, ये आपका सेम रिक्वायरमेंट जिसको ई इनवॉइस जनरेट करने की नहीं थी ना, वो सेम टू सेम यहाँ पे। सबसे पहले कोई इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC। सेकेंड, कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, GTA है, सप्लाई कर रहा है सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। थर्ड है, आप क्या कर रहे हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। चौथा, आप क्या कर रहे हो, सर्विस सप्लाई कर रहे हो बाय एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। मतलब देखो, सबसे पहले क्या है, कोई बैंक या FI या NBFC। सेकंड है गुड्स ट्रांसपोर्ट, थर्ड है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, और चौथा है एडमिशन या एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म थ्रू मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। तो ये 4 लोगों को ना तो डायनामिक QR कोड जनरेट करने की जरूरत है, और ना इन लोगों को आपका ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत है, ठीक है।
पांचवा जो OIDAR सर्विस है, OIDAR सर्विस, ये ई इनवॉइस के एक्सेप्शन में नहीं था, पर ये यहाँ पे है। वहां पे पांचवा पॉइंट कुछ SEZ के रिलेटेड था, अगर आपको याद होगा तो करेक्ट है। तो OIDAR सर्विसेज के अगर आप सप्लायर हो तो आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, आपको ये डायनामिक QR कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। 5 लोगों को डायनामिक QR कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC या इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड गुड्स ट्रांसपोर्ट, थर्ड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, चौथा आपका सिनेमा वाले और पांचवा OIDAR सर्विस वाले। इनका भले ही टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो भी जरूरत नहीं है, 500 करोड़ से ज्यादा है तो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको स्पेशली क्या किया है, निकाला गया है कि आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड बात करते हैं, डायनामिक QR कोड एक्सपोर्ट में जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया से तो भले ही आपने डायनामिक QR कोड नहीं जनरेट किया तो भी चल जाएगा। एज रिगार्ड द सप्लाईज मेड फॉर एक्सपोर्ट्स, दो such supplies are made by registered to unregistered person, however e-invoice are required to issued in respect of supplies for export। एक्सपोर्ट के केस में आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत है, however डायनामिक QR कोड का रिक्वायरमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू टाइम, तो उनको डायनामिक QR कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इतना एक बार रीड कर लो। इसके केस में ये चीज ध्यान रखना आपको कि वो 500 का 50 100 कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ ई इनवॉइस के केस में हुआ, डायनामिक QR कोड के केस में नहीं हुआ है। पहले 5 लोगों को निकाला, फिर एक्सपोर्ट वालों को भी निकाला, और अगर 500 करोड़ से कम है तो आपको वैसे भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉज करके पढ़ लो। फिर क्या लिखा है, पैरामीटर्स और डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैप्चर्ड इन डायनामिक QR कोड। डायनामिक QR कोड में कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए, तो सप्लायर का GST नंबर होना चाहिए, जो सप्लायर है जो चीज बेच रहा है उसका GST नंबर होना चाहिए, उसका UPI ID होना चाहिए, तभी तो पेमेंट आएगा। जो पेई है उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, एंड यहाँ पे कुछ और डिटेल्स है तो वो होनी चाहिए। ठीक है, चौथा आपका इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट होना चाहिए, टोटल इनवॉइस का वैल्यू होना चाहिए, और जो GST का अमाउंट है वो सेग्रीगेट करके दिया होना चाहिए कि CGST कितना है, SGST कितना है, IGST कितना है, सेस कितना है, जो भी। सप्लायर का UPI ID दे दो, पेई का बैंक अकाउंट और बैंक नंबर वगैरह, और GST नंबर डाल दो, इनवॉइस नंबर, टोटल इनवॉइस का वैल्यू क्या है, और सेग्रीगेट करके GST का अमाउंट। फर्दर डायनामिक QR कोड शुड बी सच दैट इट कैन बी स्कैन टू मेक अ डिजिटल पेमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या होना चाहिए, पेमेंट होना पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमाउंट दिखा रहा है पेमेंट हो ही नहीं रहा। ये हो गया अपना C वाला पार्ट। तो ABC हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले देखो 4 अमेंडमेंट इनवॉइस वाले चैप्टर में है। सबसे पहला अमेंडमेंट देखा ई इनवॉइस का लिमिट। सेकंड ये समझना है कि हम पढ़ क्या रहे भाई, ठीक है। तो देखो हम लोग 4 अमेंडमेंट है आपका इनवॉइस वाले चैप्टर में वो पढ़ रहे हैं। पहला अमेंडमेंट के बारे में हम लोग ने क्या देखा, पहले अमेंडमेंट के बारे में हम लोग ने बहुत ही सिंपल सा चीज देखा कि जो ई इनवॉइसिंग है उसका लिमिट कुछ कम किया है। सेकंड ईवे बिल का कुछ वैलिडिटी के बारे में बात की। थर्ड ईवे बिल हम आपको जनरेट ही नहीं करने देंगे। चौथा हम अभी डायनामिक QR कोड के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देख रहे हैं। क्लैरिफिकेशन में पहला 500 करोड़ वाला है, ठीक है, वो पता था। उसके बाद कुछ 5 लोगों को आपका डायनामिक QR कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग ने ये सीखा कि डायनामिक QR कोड एक्सपोर्ट के केस में जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग ने देखा कि कुछ डिटेल्स जो कि रिक्वायर्ड है कि कैप्चर करनी आपको डायनामिक QR कोड में, मतलब ये सब डिटेल आपके डायनामिक QR कोड में रहनी चाहिए। ये C तक पॉइंट देखा। अभी जो D वाला पॉइंट है ना, इसमें कुछ केस सिनारियो है। ये एक्चुअली देखे तो रियल लाइफ में अभी तक कुछ इन लोग का क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, बट एज अ थियरी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में कहीं पे पूछना चाहे तो ये पूछ सकते हैं। कुछ हार्ड नहीं है। कुछ 3 केस सिनेरियो दिए हुए हैं कि अगर आपने, जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि सप्लायर ने डायनामिक QR कोड दिया बट रेसिपिएंट ने उसका यूज नहीं किया, उसने कैश में पेमेंट कर दिया या कोई और मोड से पेमेंट कर दिया, UPI कर दिया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, तो वो केस में क्या डायनामिक QR कोड देना जरूरी था उससे पेमेंट करना। बट सप्लायर ने भी दिया डायनामिक QR कोड, भाई उसका कोई गलती नहीं है, पर जो रिसिपिएंट है उसने उसका यूज नहीं किया, तो वो केस में क्या। तो ऐसे कुछ केस है, 3 केस है जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस जैसे मैंने बताया कि सप्लायर प्रोवाइड करता है डायनामिक QR कोड, बट जो कस्टमर है वो ऑप्ट करता है पेमेंट देने के लिए, कैसे, विदाउट यूजिंग डायनामिक QR कोड, एंड प्रोवाइड करता है क्रॉस रेफरेंस ऑफ सच पेमेंट मेड विदाउट यूज ऑफ डायनामिक QR कोड ऑन इनवॉइस। मतलब क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या है कि आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आपने पेमेंट किया, किस दिन किया, जो भी डिटेल्स है। इन केस वेयर सप्लायर हैज डिजिटली डिस्प्लेड
डायनामिक क्यूआर कोड एंड जो कस्टमर है वो पे करता है इनवॉइस, या तो देखो कोई यूपीआई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करेगा या फिर वो कैश से पेमेंट करेगा। दो ही तरीके हैं, या तो वो कैसे करेगा, डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा, या फिर वो कैसे पेमेंट करेगा, कैश से पेमेंट करेगा। तो अगर वो कोई डिजिटल मोड से पेमेंट करता है विद और विदाउट यूजिंग डायनामिक क्यूआर कोड, एंड सप्लायर क्या करता है, क्रॉस रेफरेंस दे देता है वो पेमेंट का। क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन आईडी जो जनरेट होता है वो डेट, टाइम, अमाउंट ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो आप अगर दे देते हो ऑन इनवॉइस तो चलेगा। या सेकंड, अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो डायनामिक क्यूआर कोड यूज नहीं कर रहे हो, कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो सप्लायर को क्या देना पड़ेगा, क्रॉस रेफरेंस देना पड़ेगा। सिर्फ अमाउंट बता दो जो कैश में पे किया है, अलोंग विथ कौन सी डेट को पेमेंट किया है वो बता दो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपने ये मान लिया जाएगा कि आपने कंप्लाई कर लिया है डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट। ये डीम कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आपने क्या कर लिया, डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया। देखो सबसे पहले क्या बोला, आप सप्लायर ने डायनामिक क्यूआर कोड दिया था, रिसिपिएंट ने उसका यूज नहीं किया, उसने अपने हिसाब से पेमेंट किया। तो कैसे कैसे पेमेंट कर सकता है, या तो वो ऑनलाइन मोड, डिजिटल मोड यूज कर सकता है, या वो कौन सा मोड यूज कर सकता है, कैश यूज कर सकता है। कैश यूज करेगा तो अगर सप्लायर को क्रॉस रेफरेंस में क्या देना है, सिर्फ अमाउंट बता दो और डेट बता दो, नहीं तो वो केस में आपको अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट, कौन से मोड से किया है, ये सब डिटेल्स देनी पड़ेगी। सेकंड केस क्या है, सप्लायर ने अवेलेबल कराया था कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट वेयर दो डायनामिक क्यूआर कोड इज नॉट डिस्प्ले। सप्लायर ने कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट बताया पर आपका डायनामिक क्यूआर कोड नहीं दिया, बट डिटेल ऑफ मर्चेंट्स एज वेल एज ट्रांजेक्शन आर डिस्प्लेड एंड कैप्चर्ड अदरवाइज। पर कोई दूसरे तरीके से मर्चेंट का डिटेल्स जो है वो क्या कर लिया गया है, कैप्चर कर लिया है। तो ये केस पे आपको क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट मेड यूजिंग सच ई मोड ऑफ पेमेंट इज made on invoice and invoice shall be deemed to comply with the requirement of DI। अगर आप क्रॉस रेफरेंस दे देते हो तो ये मान लिया जाएगा कि आपने डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट क्या कर दिया है, पूरा कर लिया है। बट पेमेंट इज मेड आफ्टर जनरेशन और इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। अगर इनवॉइस इश्यू होने के बाद और जनरेट होने के बाद पेमेंट होता है तो सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, डायनामिक क्यूआर कोड देना ही पड़ेगा। ये केस 2 हो गया। और केस 3 के बारे में बात करें, अगर प्रीपेड इनवॉइस है, प्रीपेड इनवॉइस का मतलब अभी तक इनवॉइस जनरेट नहीं हुए पर पेमेंट रिसीव हो चुका है, तो वो केस में तो डायनामिक क्यूआर कोड में कैसे डालेंगे ना डिटेल्स, लाइक उसका इनवॉइस नंबर वगैरह, चांस ही नहीं है। तो वो केस में क्या आपको देना है, क्रॉस रेफरेंस देना है पेमेंट का, रिसीव इधर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू कैश, और कॉम्बिनेशन जो भी मोड में आपको पेमेंट मिला है उसका क्या कर दो, क्रॉस रेफरेंस दे दो। देन इनवॉइस क्या मान लिया जाएगा, कंप्लाई कर दिया है रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। इन केस अदर देन प्रीपेड सप्लाई, अगर प्रीपेड सप्लाई नहीं है तो आपको क्या देखना है, तो आपको ये देखना है कि डायनामिक क्यूआर कोड सप्लायर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये सेम पॉइंट जो केस 2 में था। तो ये सिंपल सी चीज है, केस 1, केस 2, केस 3। रियल लाइफ में इतना इसका पता नहीं, इतना क्लैरिटी है नहीं लाइफ में, बट यहाँ पे बोला जाए तो थियरी क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये लोग पूछ सकते हैं। लास्ट पॉइंट की बात की गई है, अगर ईसीओ का मतलब फॉर एग्जांपल अमेजोन को ले लो, अमेजोन डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। अभी एक डायनामिक अमेजोन का कोई सेलर है, सेलर क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई अगर अमेजोन जो हमारा ईसीओ है वो डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है तो मुझे करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं इसी के थ्रू तो सामान बेच रहा हूं। तो उसके केस में क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है ई पॉइंट में कि वंस ईसीओ और ऑनलाइन एप्लीकेशन, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हैज कंप्लाइड विद डायनामिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट, वेदर सप्लायर जो ई कॉमर्स पोर्टल या फिर एप्लीकेशन यूज कर रहा है विल स्टिल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। अगर जो ईसीओ है या फिर एप्लीकेशन है उसने पूरा कर दिया है, वो डायनामिक क्यूआर कोड इश्यू करता है, तो क्या उसके सेलर को भी करना जरूरी है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट है वो ईच सप्लायर और ईच रजिस्टर्ड पर्सन के लिए सेपरेटली अप्लाई होता है। तो उस हिसाब से जो भी B2C सप्लाई करता है उसको डायनामिक क्यूआर कोड क्या करना पड़ेगा, इश्यू करना पड़ेगा। इन केस सप्लायर्स मेकिंग सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल और एप्लीकेशन और सेड सप्लायर गिव्स क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट, अगर वो क्रॉस रेफरेंस दे देता है पेमेंट का इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई ऑन इनवॉइस, देन सच इनवॉइस वुड डीम तो मान लिया जाएगा कि क्या उसे डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर दिया है। अदर देन सेम पॉइंट जो ऊपर तक। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महेंद्र एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज टेक सेंटर। आज का हमारा टारगेट है सीखना डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है,
हमारा टारगेट ये रहेगा कि कम से कम 10 मिनट के अंदर अंदर ट्राई करेंगे कि हम दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख जाए, क्रेडिट नोट क्या होता है और डेबिट नोट क्या होता है। जो CGST एक्ट है उसके सेक्शन नंबर 34 में मेंशन किया हुआ है कि क्रेडिट नोट क्या होता है और डेबिट नोट क्या होता है। क्रेडिट नोट का बेसिक चीज क्या होता है हम लोग एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे, पर अभी के लिए एक लाइन समझ लो, अगर आपको टैक्स लाइबिलिटी फ्यूचर में अपना कम करवाना है तो आपको इश्यू करना पड़ेगा क्रेडिट नोट। अगर आपको एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी GST का भरना है फ्यूचर में तो आपको इश्यू करना पड़ेगा डेबिट नोट। ये मेन लाइन है, अगर आपको समझ गया रहेगा तो हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं फॉर्मेलिटी कर देता हूं कि आप सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगेगा एंड में तो लाइक करना, नहीं तो कोई बात नहीं। और क्या करना, और कौन से टाइप के वीडियो टैक्सेशन के रिलेटेड, अकाउंटेंसी के रिलेटेड चाहिए वो आप क्या करोगे मुझे कमेंट में बताओगे, ताकि मुझे और आइडिया मिलेगा कि मैं कैसे आपको और सर्व कर सकता हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम चार्टेड अकाउंटेंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेबिट नोट वर्सेस क्रेडिट नोट। सबसे पहले मैं क्रेडिट नोट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्रेडिट नोट क्या होता है, एक एग्जांपल समझो। ये जेठालाल है। कौन है जेठालाल? आपको पता होगा जेठालाल का क्या काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। ये कौन है, मिस्टर अय्यर है। मिस्टर अय्यर को अपनी लैब के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए, ठीक है। उसके लिए वो एक मोबाइल ले रहा है 1 लाख रुपए का, जो कि 3 मंथ के बाद लॉन्च होने वाला है, ठीक है। एक टीवी ले रहा है 1 लाख रुपीज की, जो भी 3 मंथ के बाद लॉन्च होने वाला है, और कुछ अदर इलेक्ट्रॉनिक सामान ले रहा है जो भी 3 मंथ के बाद लॉन्च होने वाला है, ठीक है। अभी से उसने प्री बुकिंग कर लिया है जेठालाल की। तो ये प्री बुकिंग के लिए उसने 10 लाख रुपए का बिल है, इनवॉइस है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि 18% GST है। फॉर एग्जाम्पल समझो 18% GST है, दैट विल बी 1.8 लाख। तो टोटल इनवॉइस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11,80,000। करेक्ट है। तो जेठालाल क्या करेगा, इनवॉइस इशू करेगा। मिस्टर अय्यर क्या करेगा, पेमेंट करेगा रिगार्डिंग 10 लाख रुपीज किसका, इनवॉइस ये पेमेंट का, जो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, और 1.80 लाख GST का पेमेंट कर देगा। ये जेठालाल को मिलेगा। 10 लाख जेठालाल अपने अकाउंट में डाल देगा। 1.8 लाख आफ्टर यूटिलाइजिंग इट्स पास्ट क्रेडिट, जो भी 16, 17, 18 तीन सेक्शन है GST में ITC के, जो भी उसको ITC मिला रहेगा वो बचा हुआ जो भी यूटिलाइज करके पेमेंट कर देगा किसको, आगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। अभी 3 मंथ के बाद पता चलता है कि ये जो मोबाइल है, ये जो टीवी है, ये जो मोबाइल और टीवी है ना, ये चाइनीज प्रोडक्ट निकले। अय्यर ने अपनी लैब के लिए बहुत ही हाई क्लास प्रोडक्ट मांगे थे, बट जेठालाल को पता चला कि भाई वो जो कंपनी थी वो चाइनीज माल बेचती थी, उसलिए चाइनीज माल था, रद्दी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, बेसिकली सिंपल सी बात है। तो क्या हो गया, अभी मिस्टर अय्यर बोलता है मेरे को खरीदना ही नहीं है। तो जेठालाल ने बोला भाई अपने घर पे बबीता जी के लिए रख लो यार, क्या फर्क पड़ता है, मोबाइल टीवी काम ही आएंगे, रख लो। पैसा अपन क्या कर लेते हैं, निगोशिएट कर लेते हैं, कम कर देते हैं, ज्यादा जो भी कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो 10 लाख की डील थी ना, ये लास्ट में 5 लाख पे क्या हुई, क्लोज हुई। इसके ऊपर GST 90,000 आया, 5.90 लाख। अभी जेठालाल को तो अय्यर ने पहले पैसा दे दिया था 11.80 लाख। अभी डील रीनेगोशिएट कितने में हुई है, 5.90 लाख पे क्या हुई है, ये डील रीनेगोशिएट हुई है। तो अभी अय्यर क्या बोलेगा, मुझे मेरा पैसा रिटर्न दो। कितना पैसा, 5 लाख रिगार्डिंग बिल और 90,000 रिगार्डिंग GST। तो जेठालाल क्या बोलता है, 5 लाख रिगार्डिंग बिल तो मैं अभी दे देता हूँ, मेरे अकाउंट में ही है। अभी जो 90,000 है ना, वो तो मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जमा करा दिया 3 महीने पहले ही। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि GST का डिपार्टमेंट है, उधर मैंने 1,80,000 जमा करा दिया था, बट अभी 90,000 मेरे को वापस लेना है। तो क्या अभी गवर्नमेंट आपको वो वापस देगी, आपकी गलती से की वजह से गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू मिला, अभी क्या गवर्नमेंट वापस देगी आपको, जरा सोच के बताओ। भाई क्यों नहीं देगी, भाई मेरा पैसा है, मैंने गलती से डाल दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है आपको देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अभी क्या करेगी, 90,000 आपको वापस देगी, पर उसका तरीका समझो वो कैसे देगी, वो रिफंड नहीं करेगी। अभी जब 3 मंथ बाद जब आपको पता चला कि हाँ ये मिस्टेक हो चुकी थी, तो ये टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इश्यू कर देना पड़ेगा। और वो क्रेडिट नोट के सामने आपकी जो GST की लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। मतलब जब GST आपको कम करना है, लाइबिलिटी कम करनी है, तो आप क्या इशू करोगे, क्रेडिट नोट इशू करोगे। समझ रहे हो? यस सर, इतना समझा। तो सर इसका नाम क्रेडिट नोट क्यों है, डेबिट नोट क्यों नहीं है? तो क्रेडिट नोट का मतलब इसीलिए क्योंकि जेठालाल जो सेलर है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अय्यर को क्रेडिट कर रहा है कि भाई मुझे तेरे को 5 लाख रुपए रिगार्डिंग सामान देना है और बचा हुआ GST के सामने देना है। ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर रहा है, अय्यर को क्रेडिट कर रहा है। तो इसके पर्सपेक्टिव से क्या है, क्रेडिट नोट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रेडिट नोट बोला जाता है। GST का सेक्शन नंबर कौन सा है, 34 CGST एक्ट का।
तो एक बार के लिए आपको रीड करवा लेता हूँ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेड कॉमर्स, जब बिजनेस चल रहा है वो टाइम पे इनवॉइस एक बार इश्यू हो चुका है, उसके बाद ऐसी कुछ सिचुएशंस आ सकती है जैसे सप्लायर ने पहले क्या कर दिया था, एरोनियसली मतलब क्या गलती से डिक्लेयर कर दिया था ऐसा वैल्यू जो कि एक्चुअल प्राइस से क्या है ज्यादा है। पहले आपने क्या कर दिया, प्राइस ज्यादा बता दिया। जैसे समझो 5 लाख का अपने एग्जाम्पल में प्रोडक्ट था, आपने 10 लाख जीएसटी डिपार्टमेंट में वैल्यू बता दिया और टैक्स भर दिया। या फिर आपने हायर टैक्स रेट से पैसा जमा करा दिया, एक्चुअल रेट 12% था, आपने 18% से पैसा जमा करा दिया। या आपने जो क्वांटिटी ईयर को बताई थी वो उससे कम प्रोडक्ट बेचे। समझो आपका ऐसा कोई बिजनेस है जहां पे क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, कितना केजी प्रोडक्ट आना ही चाहिए, आपने उससे कम भेजे। या फिर अपना एग्जांपल जो था, आपने क्वालिटी था वो थोड़ा कम दिया, जिससे वो आपका क्या हो गया, प्राइस कम हो गया। या कोई ऐसा सिमिलर रीजन हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू रेगुलराइज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, सप्लायर क्या कर सकता है, एक डॉक्यूमेंट इश्यू कर सकता है जिसको बोलेंगे हम लोग क्रेडिट नोट। सिंपल है, क्रेडिट नोट। किसको, रेसिपिएंट को। वंस इट इज इश्यूड, एक बार ये इश्यू हो जाएगा तो टैक्स लाइबिलिटी सप्लायर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्रेडिट नोट किसके लिए इश्यू किया जाता है, क्रेडिट आपका बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, आपका फायदा होता है ना, तो सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी। आपका फायदा हो रहा है, आपका टैक्स लाइबिलिटी अगर कम करना है तो आपको क्या इश्यू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। ये नोट आपका लीगल वे है जिसके थ्रू आप अमेंड कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो या रिवाइज कर सकते हो जो आपने पुराना टैक्स इनवॉइस इश्यू किया था, जिससे आप अपनी क्या कर रहे हो, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो इन रिटर्न विदाउट गोइंग फॉर रिफंड। रिफंड नहीं चाहिए, अपने को क्या करना है, टैक्स लाइबिलिटी कम करना है, दूसरे टाइम हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हो गया क्रेडिट नोट का कंसेप्ट, जो कि मोटा मोटी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो सर अब बताओ डेबिट नोट का क्या कंसेप्ट होगा। जो क्रेडिट का उल्टा डेबिट होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ था, अपने को टैक्स लाइबिलिटी कम करना था। नेक्स्ट टाइम अपने को डेबिट नोट में क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, टैक्स लाइबिलिटी को बढ़ाना होगा। करेक्ट है। तो समझो यहाँ पे ये 10 लाख और 1.8 लाख जेठालाल को क्या किया था, ईयर ने दिया था। अभी मे बी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा इतना सुपीरियर होगा कि जेठालाल बोल देगा नहीं नहीं अभी मेरे को ये भाव में नहीं देना है। तो मे बी ऐसा हो गया रहेगा कि इसका 15 लाख हो गया रहेगा और जीएसटी का अमाउंट 2.70 लाख हो गया रहेगा। करेक्ट है। ये केस में ये क्या करेगा, एडिशनल अमाउंट देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इश्यू करेंगे डेबिट नोट। डेबिट नोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई तुम इश्यू करो। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स रेवेन्यू और ज्यादा मिल रहा है ना। क्रेडिट नोट में क्या प्रॉब्लम होता है कि गवर्नमेंट को टैक्स कम करना पड़ता है, मतलब अपना रेवेन्यू, अपना खुद का कमाई कम करना पड़ता है। तो वहां पे थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। डेबिट नोट तो सेम, टैक्स इनवॉइस इश्यू करो या डेबिट नोट इश्यू करो, बात तो एक ही तरीके की है ना, दोनों से टैक्स लाइबिलिटी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देयर कैन बी अ सिचुएशन व्हेन आफ्टर दैट इनवॉइस हैज बीन इश्यूड, जो ऊपर हो रहा था उसका उल्टा हो रहा है। जो सप्लायर ने इरोनियसली मतलब गलती से क्या किया, कम अमाउंट पहले बताया, टैक्स कम भर दिया रेट पे, या फिर क्वांटिटी जो मिला है रेसिपिएंट को वो क्या हो गया, पहले जो था वो ज्यादा दे दिया था, जितना इनवॉइस में था उससे ज्यादा क्वांटिटी बाद में दे दिया, पहले नहीं बाद में क्वांटिटी ज्यादा दे दिया। क्वालिटी का रीजन जनरली कम होता है क्योंकि पता नहीं चलता, पर मैंने जैसे एग्जांपल आपको दिया वैसा हो सके तो इश्यूएंस ऑफ डेबिट नोट या सप्लीमेंट्री इनवॉइस क्रिएट क्या करता है, एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी। मतलब अगर आपको अपना टैक्स लाइबिलिटी बढ़ाना है तो आपको क्या इश्यू करना पड़ेगा, डेबिट नोट। अगर कम करना है तो क्या इश्यू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू टैक्स इनवॉइस फॉर रिटर्न्स एंड पेमेंट। इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिमिलर होने वाला है किसके, जो आप नॉर्मल इनवॉइस इश्यू करते हो उसके। किसके लिए, रिटर्न फाइलिंग करने के लिए और पेमेंट करने के लिए। ये भी एक लीगल वे है जिससे आप अपनी क्या कर सकते हो, वैल्यू बढ़ा सकते हो और पे कर सकते हो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी। सिंपल है। फिर ये डिटेल्स वगैरह है जो रिटर्न में क्या फाइल करना है वो कभी बाद में हम देखेंगे। ये वीडियो का सिंपल सा पर्पस था कि आपको बताया जाए डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा और कोई और कंसेप्ट पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक आप कर दोगे क्योंकि आपको ये कंसेप्ट समझ गया रहेगा। और कम टाइम क्यों लिया है, बिकॉज कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले तो वो ज्यादा वर्थ इट होता है। दैट्स वाई आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए साइन ऑफ करता हूँ अभी के लिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।